देखिए 22 अक्टूबर जो मऊ चुक्ति हुई है पूरी इंडस्ट्री में, तो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ CITU फेडरेशन ये समझते हैं कि ये एंटी वर्कर है। ये जो मऊ किए हैं बाकी यूनियन CITU और BMS को छोड़कर, ये होना नहीं चाहिए था। पिछले एक साल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और लड़े भी थे, और 30 जून एक ऐतिहासिक हड़ताल में हम लोग शामिल हुए थे। और उस दिन कुछ श्रमिक नहीं, पूरा इंडस्ट्री में जितने मजदूर है एक साथ, जिसको हम लोग कहते हैं मजदूर वर्ग की लड़ाई, उस लड़ाई के रूप में सामने आया था। और हम लोग ये बोले थे कि ये आत्मसम्मान के साथ जीने का लड़ाई है। तो उस लड़ाई के बाद जब मीटिंग ने मैनेजमेंट फिर भी कहने लगा देखिए ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है, तो हम लोग एक साथ ही थे, एक साथ हम लोगों को चलना चाहिए था। लेकिन कुछ यूनियन सिद्धांत ले लिया और मैनेजमेंट को ये कहा गया कि अगर 26.5 में राजी है तो हम लोग हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। तो हम लोग उस टाइम भी बोले थे देखिए शुरू से आप लोग जो है 10 साल की, जब हम लोग कुछ यूनियन राजी हो गए थे, सबको हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक तो बड़ा हिस्सा है पीरियडिसिटी ऑफ द एग्रीमेंट। तो ये 5 साल का होगा या 10 साल, एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए हम लोग उस टाइम रिक्वेस्ट किए थे कि पहले जो है 5 साल या 10 साल होगा कहना नहीं चाहिए, भले आपका निर्णय अलग रहा हो 10 साल के लिए, लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहिए। तो एग्रीमेंट 10 साल का होगा या 5 साल का होगा, ये कहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं MGB का बारे में, पाक्स का बारे में, उसका ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये लड़ाई का बाद 30 जून जो हम लोग हड़ताल किए, उसका बाद हर एक यूनियन ये राजी हो गए कि 13% MGB में वो लोग अपना कंसेंट दे दिए मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट बोलने लगे ठीक है 13% में इसको हम लोग सेटल कर दिए। तो हम लोग विरोध किए। उसके बाद जो टर्म आया मेजोरिटी, उस टाइम हम लोग सभी को रिक्वेस्ट किए देखिए ये मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट NGCS में कभी नहीं था। NGCS में आज तक जितनी एग्रीमेंट हुई है सभी ये कॉन्सेंसस होके हम लोग एग्रीमेंट किए थे, इसमें मेजोरिटी में मत जाइए। और हम लोग जो मूवमेंट किए हैं, जो बातचीत किए हैं, उसमें 15-35-9 हमारा डिमांड था। 15 का डिमांड लॉजिकल है, उसमें रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं बोले हैं, हमारा रिजर्वेशन है 10 साल का एग्रीमेंट को। लेकिन आप लोग 10 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें 15% MGB होना ही चाहिए। उसके बाद जब पास का बारे में ये लोग 26.5 में राजी हो गए और मैनेजमेंट मऊ का जो पेपर लेकर आए थे 3:30 या 4 बजे, लेकिन रात को 12 बजे तक मऊ में हस्ताक्षर दे नहीं सके ये लोग, क्योंकि बहुत सारे एंटी वर्कर क्लॉज था। भाईजैक को लेकर यह क्लॉज था कि भाईजैक में ये इंप्लीमेंटेड होगा डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। फर्स्ट जो ये लोग मऊ दिए थे उसका फोटो कॉपीज बहुत के पास है, देख लीजिएगा। तो उसका भी विरोध किए। भाईजैक ने जितना भाईजैक के साथ जुड़े हुए थे ये कहने लगे कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसका रिफ्लेक्शन मैनेजमेंट का ये प्रपोजल में है। गवर्नमेंट चाह रहे हैं कि भाईजैक को बाहर बेचा जाएगा, 100% शेयर उसको पॉस्को के पास दिया जाएगा, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये मैनेजमेंट कहा कि डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ये जो है इंप्लीमेंट होगा। और आज तक टिल डेट भाईजैक को 1 रुपया भी जो मिलना चाहिए, जो हमारा लेजिटिमेट ड्यूज है, हमारा एरियर भाईजैक में नहीं मिला। हमको मिला है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द फॉल्टी स्केल, सबको मालूम है इस मऊ का टाइम में एक तो स्केल पीछे ये लोग दे दिए थे, उसको हम लोग रिजेक्ट किए। स्केल एक ऐसा चीज है, अगर स्केल सही तरह से नहीं होगा, जो ये लोग तैयार किए हैं 13% और 26.5% पास, वो भी हासिल नहीं होगा। बेनिफिट जो है स्केल अगर ठीक से नहीं होता तो स्क्वीज हो जाता है। जिस तरह से ये लोग एरिया दिए हैं सबको मालूम है, एक बड़ा पोर्शन इंडस्ट्री का सब PP में आ चुके हैं। जिसका PP था 4,000-5,000, उसका 10,000 हो गया है। इसको स्केल को ठीक करना है, इसलिए जो मऊ किए हैं हम लोग उसको ब्लैक मऊ बोल रहे हैं। इसमें स्केल तैयार होके जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात एरियर, देखिए उस दिन डिस्कशन हो रही थी, मैनेजमेंट कह रहे थे कि एरिया दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। मिनिमम 2000 करोड़ अगर पैट होगा तो हर साल 600 करोड़ करके 5 साल में हमारा जो टोटल एरियर बाकी है 3000 करोड़ का, वो मैनेजमेंट देने के लिए उस दिन बात कर रहे थे। हम लोग राजी नहीं थे। हम लोग CITU से, फेडरेशन से बार बार सबको अपील किए हैं, देखिए हमारा एरियर कंप्राइजिंग ऑफ D एंड बेसिक ओनली, एंड हमारा D और बेसिक जो है किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में और प्रॉफिट के साथ
नहीं जोड़ना चाहिए हम लोगों को, ये सही नहीं होगा और लिखित रूप से ये देना भी नहीं चाहिए। बाकी यूनियन सुने इस अपील को और उसके बाद जो है मैनेजमेंट दूसरा एंगल में चले गए एंड अल्टीमेटली इसको सब कमिटी में डाला गया। देखिए 1/1/2017 से आज तक का जो एरियर है, एक बार में अगर संभव नहीं है तो 2 इंस्टॉलमेंट में हम लोग ले सकते हैं। इसके बारे में एनजीसीएस में डिस्कशन हुई थी, लेकिन यहां से सब कमिटी कहां से आ गया? और बार बार हम लोग बोले हैं कि इसको इस तरह डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो है मऊ में सब कमेटी का डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद हम लोग देखें कि स्टील मिनिस्ट्री से एक तो ऑर्डर ये लोग लाकर दे दिया कि 1/1/2017 से नोशनली फीट किया जाएगा। मतलब हमारा एरियर जो है माने फोरफीट करने का जो साजिश है वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट शुरू से कह रहे थे और उसी डायरेक्शन में ये लोग चला गया। तो हम लोग सबको अपील किए, हर एक यूनियन को हम लोग अपील किए थे। देखिए वहां तक जो मऊ में डिस्कशन हो रही थी, प्रॉफिट रिलेटेड बातचीत हो रही थी, उसमें हम लोग सहमत नहीं थे। हम लोग दूसरे जो और नेगेटिव कंडीशन थे पाक्स का बारे में, वाइजैक का बारे में, उसमें हम लोग सहमत नहीं थे, इसलिए हम लोग मऊ में हस्ताक्षर नहीं किया। हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एरियर को फोरफिट करने का बात ये लोग कर रहे हैं और हमको फिर एक बार 30 जून जिस तरह हम लोग एक साथ लड़े थे उस तरह हम लोग को लड़ना चाहिए और ये जो काला मऊ है उसको बातिल करने के लिए, स्क्रैप को करने के लिए हर टाइप का मूवमेंट हम लोग को करना चाहिए। इसलिए पूरी इंडस्ट्री में हम लोग अपील कर रहे हैं कि ये जो काला मऊ है, जहां हमारा एरियर हड़पने का बात ये लोग करते हैं, इसमें स्केल के बारे में कुछ भी नहीं है। पास को बहुत सारे डिस्कशन अभी बाकी है और सबसे बड़ी बात जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हम लोगों का साथ दिन भर काम करते हैं पूरी इंडस्ट्री में है, दे आर मोर देन 72,000। हम लोग है 55 या 56,000 और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सेलर, आरआईएनएल में उन लोग दिन रात काम करते हैं। और कोरोना काल में भी जिस तरह हम लोग काम किए हैं, जिस तरह प्रॉफिट को बढ़ाए हैं और हम सभी जानते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 10,000 करोड़ हमारा प्रॉफिट होगा। उसमें एक भी बात कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कर लेकर हम लोग कर नहीं पाए। सब कमिटी इनकार किए थे, मैनेजमेंट स्ट्राइक के बाद सब कमिटी में राजी हो गए और सब कमिटी में हम लोग हमारा नॉमिनेशन भी दे दिए। लेकिन साइमल्टेनियस वेज रिविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ये हमारा डिमांड है और इंडस्ट्री के हित के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का अगर वेज रिविजन नहीं होगा तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी इंडस्ट्री, हेल्दी आईआर, ये मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दे हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसीड्योर। इसलिए हम लोग जो डिमांड रखे हैं कि ये एरियर जो है हमको पूरा मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का साइमल्टेनियस वेज रिविजन होना चाहिए और उसके बाद जो एंटी वर्कर ऑर्डर मैनेजमेंट दे दिए हैं रिगार्डिंग ग्रेच्युटी, उसका तो विरोध करना ही चाहिए हर तरफ से। और जिस तरह एग्रीमेंट को वायलेट करके, देखिए हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट जो है 69 में एनजीसीएस में 25 शुरू हुई थी और 27 अक्टूबर को फर्स्ट एग्रीमेंट हुई थी, उसमें हमारा ग्रेच्युटी इंक्लूडेड था और बाद में 1972 में गवर्नमेंट का ग्रेच्युटी एक्ट बनी थी। तो इस एग्रीमेंट जो 1970 में हुई थी उसके लिए हम लोग जो ग्रेच्युटी हम लोग को मिलता है वो है विदाउट सीलिंग। लेकिन जिस तरह कंपनी एक तो आर्बिट्ररी डेट डाल के यूनिलैटरल ऑर्डर दे दिए तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग डिसीजन भी लिए हैं, जुडिशियरी में जाएंगे क्योंकि ये स्टैट्यूटरी आइटम है, सबको मालूम है। तो इसको लेकर विरोध करने के लिए सबको पास हम लोग अपील किए हैं। उसके बाद पेंशन का बारे में मैनेजमेंट जो कहा, देखिए एक तो बात है जो लोग 1/7/2014 के बाद ज्वाइन किए थे जिसका ग्रेच्युटी उस सर्कुलर के द्वारा विद सीलिंग है, उसके लिए 9% का पेंशन का डिमांड तो हम लोग हर मीटिंग में किए हैं कि एक सर्कुलर और एक जाना चाहिए कि उनका पेंशन कंट्रीब्यूशन 9% होना चाहिए। और हमारे लिए हम लोग डिस्कशन चाहते थे कि डिस्कशन का बाद एक जगह में हम लोग जरूर पहुंचेंगे। और ये जब मैनेजमेंट बार बार ग्रेच्युटी का बात कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्कुलर का बात कर रहे थे, हम लोग बोले थे मेक इट ऑप्शनल, लेकिन जिस तरह ये लोग यूनिलैटरल सर्कुलर दिए हैं इसका तो हम लोग विथड्रॉ करना चाहते हैं, डिमांड भी किए हैं। इसलिए ग्रेच्युटी, पेंशन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एरियर, हर चीज को लेकर नया लड़का जिस तरह सोच रहे थे, जिस तरह एक साथ हम लोग स्ट्राइक में गए थे 1535 और 9 का डिमांड लेकर, उन लोगों को 25% पाक्स पहले से मिलता था और 10 साल का एग्रीमेंट है उसमें 13 MGB। बहुत लोग बाद में डिमांड कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट चाहिए और हम लोग भी उस टाइम 13 सबके साथ राजी हो गए होते और ये कॉन्सेंसस में एक जगह में पहुंच गए होते तो कैसे डिमांड करते हैं। लेकिन CI2 13% MGB में राजी नहीं है। 26.5 पाक्स में भी हमारा जो विरोध है हम लोग प्रकट किए और अभी जो है ये ग्रेच्युटी का, पेंशन का, हर चीज लेकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हम लोगों को
जाना चाहिए मूवमेंट में। हम लोग सबके पास अपील किए हैं, 16 दिसंबर का हड़ताल जो है मजदूर पूरा स्टील इंडस्ट्री में, इसको एक सफल हड़ताल बनाए और उसी के द्वारा स्क्रैप मऊ को स्क्रैप करना चाहिए और हमारा मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में इसको सब रेक्टिफाई करके हम लोगों को एग्रीमेंट करना चाहिए। देखिए CITU का फिलोसफी है यूनिटी, स्ट्रगल एंड यूनिटी। हर इशू में हम लोग सबसे बात करते हैं और यूनाइटेड स्ट्रगल और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करने का हम लोग सोचते हैं हम लोग। और पिछले एक साल से जिस तरह हम लोग डिस्कशन किए हैं, सभी को याद रहेगा कि शुरू में 6 मई को हम लोग स्ट्राइक नोटिस दिए थे AITUC और HMS का साथ। उस टाइम जो है कोरोना का बहुत ज्यादा अटैक था, सेकेंड वेव वॉज हैवक। तो उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए, एक साथ मीटिंग किए और पूरी इंडस्ट्री में जितने यूनियन हम लोग सेंट्रल ट्रेड यूनियन है एक साथ स्ट्राइक का कॉल दिए थे। लेकिन इस तरह मऊ जब साइन हो गई थी उसके बाद हम लोग सबसे अपील किए, देखिए इतना नेगेटिव कंडीशन लेकर मऊ में जाना उचित नहीं होगा। और जिस तरह ये स्टील मिनिस्टर सर्कुलर दे दिया एरियर का बारे में कि एक 2017 से नोशनली फिट किया जाएगा, उसके बाद हर एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन से हम लोग अपील किए, हम लोग लेटर लिखे और यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए हम लोग अपील भी किए थे। ये संभव नहीं है, अगर सब आते हैं तो यूनाइटेड स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर कोई नहीं आएगा उसके बाद जो है स्ट्रगल नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। तो ये बाद में इंडस्ट्री के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा और खास करके नया लड़के के लिए 10 साल का एग्रीमेंट है, 13 MJB को लेकर चलना, 26.5 पार्क्स को लेकर चलना आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग सबको बोले थे स्ट्राइक का डेट एक तो डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन सब कोई अगर बोले कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे तो पिछले बार जैसे हम लोग चेंज किए थे, चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज तक किसी ने सहमति तो दूर की बात है, एक फोन करके कि हम लोग एक साथ चलिए चलना चाहते, ये सब नहीं बोले हैं। इधर उधर सब कमेटी का डेट का बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर लड़ाई नहीं रहेगा, जमीनी स्तर पर यूनिटी नहीं रहेगी तो सब कमेटी में डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा। सबको मालूम है हाउस रेंट सब कमेटी का क्या जो है पोजीशन हो गया था, सबको मालूम है। देखिए पूरी स्टील इंडस्ट्री में जैसे हमने अभी अभी कहा, RINL में 1 रुपया भी एरियर पेमेंट नहीं हुआ। एरियर हमारा लेजिटिमेट ड्यूज है। हम लोग ऐसे देखते हैं एरियर हमारे लिए कुछ रुपया का मामला नहीं है, ये राइट टू एरियर्स। हम लोग ऐसे सोचते हैं हमारा राइट टू ग्रेच्युटी। तो इसका ऊपर जब अटैक हो रहा है, ये बहुत दिनों से लड़ाई करके मजदूर ने जो हासिल किया है, ये जो हार्ड एंड राइट्स है हमारा, वो एक एक करके छीना जा रहा है। इसलिए पूरा इंडस्ट्री में सीरियस रिएक्शन है अगेंस्ट दिस मूव। इसको स्क्रैप करके ही हम लोग को सेटलमेंट में जाना चाहिए। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.